हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द बैलेंसिंग, हम सबसे पहले ये देखेंगे हाउ डू वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। सो केमिकल इक्वेशन, जैसे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा था, तो उसमें मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एक व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सो जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और ये जो एरो है ये हमें प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन बताता है। नेक्स्ट, अब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम एटम है और प्रोडक्ट में भी एक मैग्नीशियम एटम है। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब हमारी इस केमिकल रिएक्शन में 1 ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया, वो कहीं गायब हो गया है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है दैट एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके हिसाब से एक केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स क्रिएट हो सकते हैं ना एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दैट मींस जितने एटम्स हमने रिएक्टेंट में लिए हैं उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। और इन अदर वर्ड्स वी से दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द इन द प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। और उस इक्वेशन को हम कहते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू the number of atoms in products। तो इस हिसाब से हमारी ये जो इक्वेशन है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे और इसको क्यों बैलेंस करते हैं? टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सैटिस्फाई हो और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब हम बैलेंसिंग के स्टेप्स देखते हैं। इसके लिए हम एक और इक्वेशन लेते हैं। आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, इट प्रोड्यूसेस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में अब जब हमने इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है ये, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। जिस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में हमें दी हुई है या जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन मिली है वो हमारी स्केलेटल इक्वेशन होती है। तो इसमें हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमारा स्टेप 1 जो है, सबसे पहले हमने ये जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने ब्रैकेट्स में बंद कर देना है ताकि हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। We are closing the brackets
और ये जो ब्रैकेट है, अब इसके बाद हमने जो भी चेंज करना है वो हमने इन ब्रैकेट्स के बाहर करना है। ये स्टेप बड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे Fe3 है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर भी Fe3 कर दें, ये गलत हो जाएगा। सो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब इन सब्सटेंसेस का फॉर्मूला नहीं चेंज हो सकता, वो सेम रहेगा। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम एक टेबल तैयार करेंगे स्टेप 2 में। टेबल में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले एटम्स, हमारे कौन कौन से एटम्स हैं जो रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है रिएक्टेंट्स एंड थर्ड इज प्रोडक्ट्स। सो हमारे कौन कौन से एटम्स हैं यहाँ पे, एक है आयरन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम्स हैं, 1। प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटम्स हैं, 3। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। तो ये जो हमारा टेबल है, यहां से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इक्वेशन में कौन से एटम्स हैं जो अनबैलेंस्ड हैं, जिनका नंबर बराबर नहीं है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। सो यहां से हमें इजी हो जाता है टू मेक आउट कि हमें कौन से एटम्स को बैलेंस करना है। सो थर्ड स्टेप इज, अब हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे। और जनरली जब हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं तो हम सबसे अबंडेंट जो एटम है, हमारे पास जो एटम सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हम वहां से बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है, तो हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग शुरू करेंगे। तो चलिए हम स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। Fe3O4 प्लस H2। अब यहां पे ऑक्सीजन के एटम्स 4 हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है, तो हम यहां पे कोई चेंज नहीं कर सकते इस फॉर्मूले के अंदर, तो हम बाहर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसे मैथ्स में इक्वेशंस पढ़ते हैं वहां पे, सो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो सारे जो नंबर्स है, जो क्वांटिटीज है, उनसे मल्टीप्लाई होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे एटम्स हैं वो दोनों ही 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 जो है वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का नंबर बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन का जो नंबर है अब ये चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे इसका नंबर आ गया 8। अब प्रोडक्ट में हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए, तो हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, कोएफिशिएंट 4 आ गया हमारा। अब इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 8 और 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, अब इसके बाद बचा आयरन। आयरन के प्रोडक्ट में 3 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में 1 है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो नंबर है 3 हो गया। अब जरा एक बार फिर से चेक करते हैं, आयरन इक्वल है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन इक्वल है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन इक्वल है। जब हमारे ये सारे एटम्स बराबर हो गए, इसका मतलब अब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O। अब आप ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मिल गई। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो लेट अस सी। हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी रिएक्शन देखेंगे।
डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो टूट जाता है दो कंपाउंड्स में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन है जिसे हमने बैलेंस करना है। तो चलिए अब हम उसी तरह से स्टेप 1 आएगा हमारा। पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे इसे, ताकि हम यहां पे कुछ भी चेंज ना कर पाए। ये ब्रैकेट्स में हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम अपने एटम्स नोट डाउन करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा टेबल ड्रॉ करना। तो टेबल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अब हम अपने एटम्स लिखेंगे, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितने कैल्शियम है? 1। प्रोडक्ट में कितने कैल्शियम है? 1। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 1। प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 1। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है? 3। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 1 कैल्शियम ऑक्साइड में है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में है। दैट मींस टोटल 1 एंड 2। टोटल कितना हो गया? 3। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी दैट विल बी CaCO3 प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इस तरह की इक्वेशन भी मिलेंगी। तो ये टेबल की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ओके, चलिए एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि जब सेम एटम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट या 2 प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है तो उसे किस तरीके से बैलेंस किया जाए। तो हम उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और वहां पे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। So let us take an example. Iron sulfate FeSO4 जब इसे गर्म करते हैं तो it produces Fe2O3 plus SO2 plus SO3. That is iron sulfate को जब हम हीट करते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये दो गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। दिस इज अ सॉलिड। अब ये है हमारी स्केलेटल इक्वेशन। अब यहां पे जो सल्फर है प्रोडक्ट में 2 जगह पे सल्फर एंड ऑक्सीजन 2 जगह पे प्रेजेंट है। तो इस तरह की अगर हमें कोई इक्वेशन मिलती है तो कैसे बैलेंस करना है, चलिए हम देखते हैं। स्टेप्स हमारे वही रहेंगे, उन्हीं स्टेप्स के हिसाब से हम चलेंगे। सो हमारा स्टेप 1 अगेन क्या है? स्टेप 1 हमारा, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ब्रैकेट क्लोज प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप, हमारा टेबल तैयार है। हमने अब सारे एटम्स को टेबल में नोट करना है। सबसे पहला आयरन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन। तो चलिए अब हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन हैं? 1। प्रोडक्ट साइड में कितने आयरन हैं? 2। रिएक्टेंट में कितने सल्फर हैं? 1। प्रोडक्ट में कितने सल्फर हैं? 2। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन हैं? 4। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हैं? 3 + 2 + 3। अब ये अलग अलग कंपाउंड्स में प्रेजेंट है तो इन्हें हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो यहां पे है हमारे 3, 2 और 3। सो टोटल कितना हो गया? टोटल विल बी 8। इनको हम लिख सकते हैं कि टोटल 8 है। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम हमारी ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करेंगे क्योंकि ये एटम हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो 4 हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है
और 8 हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है जो 3 अलग अलग कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे 4 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2s are 8। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप, वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग FeSO4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया, 4 2s are 8। अब जब हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये सारा जो कंपाउंड है ये ब्रैकेट में प्रेजेंट है, तो साथ साथ हमारा सल्फर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और हमारा आयरन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सल्फर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, आयरन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर भी आयरन 2 है, यहाँ पर भी आयरन 2 है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। सल्फर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमने पहले ही बैलेंस कर दिया। तो अब हमारा जो इक्वेशन है, जो फाइनल इक्वेशन है या जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, वो हम लिख सकते हैं जिसमें सारे हमारे एटम्स जो है वो बैलेंस्ड है। सो आवर फाइनल इक्वेशन इज 2FeSO4 produces Fe2O3 plus SO2 plus SO3। आयरन सल्फेट प्रोड्यूस करता है, जब गर्म होता है रिएक्ट होता है एंड इट प्रोड्यूसेस आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल। ठीक है जी। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में एक बार समराइज करते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद हमने बैलेंसिंग देखा कि कौन कौन से स्टेप्स हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी बुक में जितनी इक्वेशंस दी हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।